सो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 जो ALP CBT 2 के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में से एक पोर्शन है। तो बात करते हैं अपने वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2014 को हुआ था। जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था उसके तहत इसका शुभारंभ हुआ था। और इसके अंदर जो जांच करते हैं एयर के अंदर एक मतलब कि नंबर दिया जाता है और एक कलर दिया जाता है, एक वैल्यू होती है उसमें। एक कलर का डिसीजन होता है और बताया जाता है कि ये अच्छा है या खतरनाक है या हमारे लिए खराब है। तो हवा की जो 6 श्रेणियां होती हैं, मतलब कि 6 प्रकार की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से इसका डिसीजन होता है कि ये अच्छा है या खराब है। और इसमें जो वायु प्रदूषक है, प्रदूषक वो होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो वो 8 प्रदूषक होते हैं। 8 में से अगर उनकी मात्रा के हिसाब से ये जो टेबल बनाई जाती है, तो प्रदूषक में पहले है कणिका का ये पदार्थ। इसमें जो इसकी वैल्यू होती है PM 2.5। PM मीन्स पर्टिकुलर मैटर। 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब इसका साइज होता है ये 2.5 माइक्रोमीटर। और आगे जो कणिकामय पदार्थ है उसका जो PM है, जो साइज है 10 माइक्रोमीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धरातलीय ओजोन जो पृथ्वी के आसपास जो ओजोन मौजूद है, और अमोनिया और लेड यानी कि सीसा। इन सब की मात्रा अगर वायु में है किसी भी प्रकार से, तो उस हिसाब से वायु को दूषित माना गया है, प्रदूषण माना गया है। वो सारी की सारी जो वायु है वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती है। तो इसकी जो 6 श्रेणियां हैं इसमें जो वैल्यू होती है मेंशन, अगर इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की वैल्यू 0 से 50 के बीच में है और हरा रंग है, हरा कलर से दर्शाते हैं इसको, हरा मतलब कि ठीक है, अच्छा अच्छा संकेत माना गया है ये। अगर इसकी वैल्यू 51 से 100 के बीच में है तो ये हल्का हरा यानी कि थोड़ा संतोषजनक है, ठीक ठाक सा चल जाएगा काम इससे। अगर इसकी वैल्यू एयर AQI की वैल्यू 101 से 200 के बीच है तो इसको गुलाबी कलर से मेंशन करेंगे और ये मध्यम, इसका विवरण मध्यम में आएगा, यानी कि ठीक ठाक सा है, ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और 201 से 300 के बीच में अगर AQI है तो इसको पीले कलर से प्रदर्शित करते हैं और ये ठीक है, अच्छा माना जाता है। 301 से अगर 400 के बीच में AQI की वैल्यू है, 201 से जो 300 के मध्य की जो वैल्यू है, इसको सॉरी अच्छा नहीं, ये खराब में आएगा, खराब में आएगा, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, संतोषजनक, मध्य, खराब। और 301 से 400 की जो वैल्यू है उसके लाल कलर से प्रदर्शित करते हैं। लाल कलर यानी कि खतरे का निशान है, तो ये बहुत खराब स्थिति है। अगर किसी सिटी की 401 से 500 AQI है तो वो गहरे लाल से प्रदर्शित करते हैं, मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया ये। तो इस हिसाब से ये वैल्यू दी जाती है। मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन पुट हो सकता है वैल्यू देके, और ये पूछ सकता है कलर कौन सा होएगा या फिर इसके विवरण में कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। और जो लास्ट बार क्वेश्चन पुट हुआ था ये वायु प्रदूषक में से हुआ था, मतलब कितने वायु प्रदूषक होते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है, तो 8 होते हैं ये। ठीक है, आगे बात करते हैं सफ़र, SAFAR, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसमें क्या है, जो मौसम होने वाला है, आगे जो मौसम आने वाला है उसका जो पूर्वानुमान ही लग जाता है और एयर की क्वालिटी भी बताता है। और पर्टिकुलर जो एरिया है ना, एक कोई निश्चित स्थान, कोई स्थान है निश्चित, उसके अंदर जो वायु की क्वालिटी है उसके बारे में बताता है और लोगों को जागरूक भी करता है कि यहाँ की एयर का ये सिचुएशन है, और उसको सुधारने के जो योजनाएं हैं वो भी बताता है। ये सफ़र का सारा काम होता है। और इसको जारी कौन करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जारी करता है। और इसका संचालन है, जो संचालन होता है भारत मौसम विज्ञान द्वारा, इसका संचालन होता है। कार्य जो मैंने आपको बताया था, किसी स्थान पर प्रदूषण जांच करना और उसके उपाय के बारे में, और लोगों को जागरूक भी करता है ये सफ़र। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण की, वाटर पोल्यूशन। जो प्रदूषकों के कारण जो जल है प्रदूषकों के कारण, प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो उन प्रदूषकों के कारण जल की जो भौतिक, मतलब फिजिकल, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसका कलर वगैरह भी चेंज हो गया और उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड भी हो गए और उसके जो गुण हैं
वो भी चेंज हो गए, तो उसमें परिवर्तन होना, वो सारे के सारे जल प्रदूषण में आते हैं। अब जल प्रदूषक है क्या? जल प्रदूषक होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। आगे बात करते हैं अपने जल प्रदूषक की। प्राकृतिक पहले देखते हैं, प्राकृतिक में कौन से आ गए। प्राकृतिक में जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये प्रकृति से होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारे के सारे प्राकृतिक में आ गए। और क्या हो गया, जैसे कि तेज हवा चलना, तेज हवा कोई इंसान तो चला ही नहीं रहा, ये प्रकृति चला रही है, तो तेज हवा का चलना भी प्राकृतिक में आ गया। और भूस्खलन, यानी कि भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकना, और बारिश, ज़्यादा बारिश आ जाए तो भी गंदा पानी हो जाता ना, तो ये तो है प्राकृतिक कारण जल प्रदूषक के। अब है जो कृत्रिम कारण जिससे जल प्रदूषण होता है, कृत्रिम में कौन सा हो गया, जैसे कोई विस्फोट हो रहा है, कोई खनन का काम चल रहा है, तो उसमें विस्फोट होता है ना, विस्फोट से खनन होता है, या सुरंगें निकालते हैं। और नाभिकीय जो परीक्षण होते हैं, न्यूक्लियर जो परीक्षण होते हैं, नाभिकीय परीक्षण, ये भी किसमें है, ये कृत्रिम कारण है जल प्रदूषक के, जल प्रदूषण का कृत्रिम है ये। और जो निर्माण कार्य, जैसे कोई बिल्डिंग का, बड़ी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, कोई पुलों का निर्माण हो गया, कृषि, कृषि से भी होता है, तो ये मानव द्वारा है ना, जो सीवेज भी इसमें आ गया, सीवेज भी शामिल हो गया। सीवेज क्या आगे बताएंगे। तो ये सारे के सारे जल प्रदूषक के प्राकृतिक और कृत्रिम अपघटक हैं जो, है ना। और जल प्रदूषण होता किससे है, कुछ भारी धातुएं मिल जाती है। अब भारी धातुएं कौन कौन सी होगी, ये इसी के अंदर है। अब भारी धातुएं कौन सी होगी, जिसकी जो डेंसिटी है, जिसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटर, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, ठीक है, जिसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा हो, तो उसे भारी धातुओं की श्रेणी में माना जाएगा। 5 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो, जो सारी की सारी भारी धातुओं की श्रेणी में आएगी। ये सारी की सारी जल के अंदर मिलने से जल को दूषित कर देती है, तो जिससे भी क्या, जल प्रदूषण का एक मेन कारण बनता है। तो इन भारी धातुओं में दो प्रकार की धातुएं होती है, एक तो टॉक्सिक और एक होती है नॉन टॉक्सिक। कुछ जहरीली भी होती है और बिना जहरीली की भी होती है, ये दोनों के दोनों ही जल को प्रदूषित करती है। और भारी में कौन सी आ गई, जैसे लेड है, भारी में आता है ना, पीबी लेड हो गया, कैडमियम हो गया, सीडी, और हो गया आर्सेनिक हो गया, एएस, और पारा हो गया, और चांदी हो गया, एजी। ये सारी की सारी टॉक्सिक एलिमेंट है जो पानी के अंदर मिलेगी, तो उससे क्या, पानी प्रदूषण हो जाएगा। और नॉन टॉक्सिक में कौन सी है, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, और कैल्शियम हो गया। ये सारी की सारी नॉन टॉक्सिक में आती है। ये नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है जो कि भारी धातुओं के अंतर्गत है, तो इनके सबके पानी के अंदर मिल जाने से पानी प्रदूषण हो जाता है। ये सारे के सारे जल प्रदूषक का मेन कारण बनते हैं आगे जाके। आगे बात करते हैं जल में, मतलब कि ये सारे के सारे अगर पदार्थ होएंगे ना जल में, तो उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इनकी जो अधिकता है, इनकी जो मतलब उसके अंदर जो शामिल हुए, किस क्वांटिटी में शामिल हुए, उसके हिसाब से ना रोगों को बांटा गया है। तो सीरियल नंबर वाइज अपने इनके, इनसे होने वाले रोगों की बात करते हैं। इसमें तत्व कौन सा शामिल है पानी के अंदर, और उसकी ज़्यादा मात्रा होने से कौन सा रोग होएगा, इससे रोग जो होने वाला है वो कौन सा रोग होएगा। पहले पहले नंबर पे बात करते हैं पारा। अगर पानी के अंदर पारा शामिल हो जाए तो इससे क्या है, मिनीमाता रोग हो जाएगा। पानी के अंदर अगर पारे की मात्रा ज़्यादा है तो कौन सा रोग हो जाएगा, मिनीमाता रोग हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अगर पानी के अंदर कैडमियम की मात्रा है, अगर पानी के अंदर कैडमियम की मात्रा है तो इससे इटाई इटाई रोग हो जाएगा, इटाई इटाई। ये सारी चीज़ पता कहाँ मिलती है, जैसे कि कोई फैक्ट्री में पारे का कोई काम है, जैसे कि थर्मामीटर के अंदर पारा यूज़ होता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में पारा यूज़ होता है।
तो जैसे कैडमियम भी कई चीज़ों में यूज होता है, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका अंश पानी के साथ जाएगा ही, तो पानी के अंदर मिलेगा। जैसे ही उस पानी को कोई पीता है तो उससे ये रोग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे। 3 नंबर पे बात करते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की मात्रा पानी के अंदर है तो इससे क्या होएगा, ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगा। 4 नंबर पे बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड अपने दांतों और हड्डियों से संबंधित होता है ना, फ्लोराइड। इससे क्या है, इसकी अगर कमी होगी, कमी से भी हो जाता है रोग और इसकी अधिकता से भी हो जाता है। कमी होगी तो दांतों का अक्षय स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि दांतों का जो खत्म होने दांत स्टार्ट हो जाएंगे। और अधिकता से, इसकी अधिकता है तो उससे क्या होएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा। शीशा यानी कि लेड, शीशा लेड, अगर इसकी अधिकता है पानी के अंदर, इससे जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका प्रभावित होएगा, मतलब अपना मस्तिष्क है वो सही से काम नहीं करेगा अगर शीशे की मात्रा है पानी के अंदर तो। इसे बोलते हैं प्लम्बिजम रोग। प्लम्बिजम रोग, इस रोग को बोलते हैं प्लम्बिजम, जिसमें अपना तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। देन आगे बात करते हैं 6 नंबर पे तांबा, कॉपर। अगर पानी के अंदर कॉपर की मात्रा है, ज़्यादा मात्रा है, तो चैल्कोसिस रोग हो जाएगा। चैल्कोसिस, इसको नॉर्मल बोलते हैं, विल्सन रोग भी बोलते हैं, 2 नामों से ही ये आ सकता है, विल्सन रोग भी हो जाएगा। 7 नंबर पे बात करते हैं आयरन। आयरन क्या आरबीसी बनाता है ना अपने शरीर के अंदर, तो अगर इसकी कमी होगी तो इससे एनीमिया हो जाएगा। कमी से तो होता है एनीमिया। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे अपने लीवर के अंदर आयरन जमा होने लग जाता है ना, जिसके लो बार बोलते हैं, सैडेरोसिस बोलते हैं उसको, ज़्यादा होगा तो सैडेरोसिस। ये जो इनकी क्वांटिटी है ये एक लिमिट में होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। लोह बार भी बोलते हैं इसको। लोह बार मतलब कि अपना जो लीवर है उसके अंदर आयरन की ज़्यादा मात्रा आ गई। 8 नंबर पे नाइट्रेट, अगर पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा है तो इससे हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो उससे होएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब कि बच्चे का जो फेस है वो नीला पड़ जाएगा। ठीक है, आगे मैग्नीज। अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा है, लिमिट की नहीं, ज़्यादा मात्रा है, अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा है तो हो जाएगा लकवा। नेक्स्ट जो फाइनल है 10 नंबर पे सोडियम। अगर पानी में सोडियम की मात्रा लिमिट से ज़्यादा है तो इससे दिल व किडनी के रोग हो जाते हैं, दिल व किडनी के रोग हो जाते हैं। तो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। आगे बात करते हैं सीवेज की। होता क्या है सीवेज, जो घरों से निकलता है पानी और फैक्ट्री से भी निकलता है, बूचड़खाना से भी निकलता है, चर्मशाला से मतलब जहाँ चमड़े वाले काम होते हैं, और अस्पतालों से, धुलाई घरों से, जो धोबी घाट से पानी निकलता है, वो सारा का सारा जो पानी है उसे ही सीवेज बोलते हैं। जैसे कि घरों से भी निकल सकता है ये पानी, फैक्ट्रियों से, उद्योगों से भी निकल सकता है, चर्म खानों से भी निकल सकता है, चर्मशाला से भी जहाँ पे चमड़े के काम होते हैं, और बुच्चड़ खाना जहाँ पे जानवर वगैरह कटते हैं। और इनसे जो निकलने वाला वेस्ट है, जो पानी है नालियों के साथ मिलके जो आगे तक जाएगा, उसे सारों को ही इनको क्या बोलेंगे, सीवेज बोलेंगे। सीवेज में क्या होता है, जो पानी की मात्रा होती है
वो होती है 99.90% तो पानी होता है, और इसमें 0.1% होते हैं वो जो ठोस सामग्री होती है ना, ठोस सामग्री, उसकी मात्रा होती है। 99.90% तो होता है पानी, और 0.1% होती है ठोस सामग्री जो उसके साथ बहती चली जाती है आगे। देन आगे बात करते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी पहले, एक पुट हुआ है ये क्वेश्चन, बीओडी की फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है, जैविक ऑक्सीजन मांग, जो पानी में जो पानी में जो तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, पानी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, अब इनका अपघटन होएगा। पानी में कार्बनिक पदार्थों का क्या होएगा, अपघटन। और अपघटन होता किसके द्वारा है, सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीव इनका, सूक्ष्म जीवों, ये सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करेंगे, देन इसको सरल पार्टिकल में तोड़ेंगे, इसका सरल रूप में तोड़ेंगे। इनको तोड़ने के लिए, ये काम करने के लिए सूक्ष्म जीवों को क्या चाहिए, सूक्ष्म जीवों को चाहिए ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से, पानी के अंदर से। ये सारी की सारी बात है जो पानी के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। आगे बात समझ में। अगर जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी की मात्रा कम है या निम्न है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। पानी के अंदर बीओडी की मात्रा कम है तो इसको अच्छा माना जाएगा। अगर पानी के अंदर बीओडी की मात्रा ज़्यादा है तो इसको खराब माना जाएगा, खराब संकेत है ये, ठीक है। ज़्यादा भी बीओडी खराब है। इसके जो माप के लिए दो नमूने लिए जाते हैं। पहला नमूने में बीओडी की जो मात्रा है वो तुरंत चेक कर ली जाती है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन तुरंत चेक करते हैं। और जो दूसरा नमूना है उसके अंदर 5 दिन तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिन तक पानी रखते हैं। उसके बाद क्या चीज चेक किया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा। अब इन दोनों का जो अंतर है, किसका अंतर, ऑक्सीजन का अंतर। इन दोनों में जो ऑक्सीजन का अंतर आएगा उसे ही बीओडी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, बीओडी बोला जाता है। आगे बात करते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसमें कोई केमिस्ट्री का कोई रोल होएगा, इसीलिए रासायनिक शब्द लगा ना। ये पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं, पानी में एक तो हो गए कार्बनिक और दूसरे या फिर अकार्बनिक, दोनों के दोनों पानी में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण करने के लिए इनका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें ऑक्सीकरण है। मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जोड़नी है, इनके साथ, इन दोनों के साथ ऑक्सीजन जोड़नी है, ऐड करनी है ऑक्सीजन। इनके ऑक्सीकरण के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा है उसे ही क्या बोलेंगे, रासायनिक ऑक्सीजन मांग बोलेंगे। आगे बात समझ में। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो पानी में है उनका ऑक्सीकरण करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, जो आवश्यकता, जो जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसे बोलेंगे रासायनिक ऑक्सीजन मांग। आगे बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व मतलब घुली हुई ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। ये किस में घुलित है, सारी पानी की बात कर रहे हैं ना, जल प्रदूषण बढ़ रहे हैं, तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन। कुछ जो जीवाणु होते हैं वो तो ऑक्सीजन लेते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं, और कुछ जीवाणु नहीं भी लेते ना। अन्य जो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछली, मछली भी श्वास लेती है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन मिलती कहाँ से इसको, इसको ऑक्सीजन पानी से मिलती है, ठीक है। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो पानी के अंदर घुली हुई है, मिली हुई है, तो वो उस ऑक्सीजन से ही मछली अपनी सर्वाइव करती है। तो इनकी श्वसन क्रिया जो चलती है उसका उपयोग करते हैं। और जल में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, जिससे जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा
कम हो जाती है। कुछ जो जीवाणु ज़्यादा हो जाते हैं ना, अगर जीवाणु बढ़ गए, पानी वाले जीवाणु, तो इनको ऑक्सीजन भी चाहिए। ये ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से? पानी से ही लेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ गए तो पानी की ऑक्सीजन वैसे ही, जो पानी में O2 होएगी वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इससे डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, जो पानी में घुली हुई है और वहाँ से जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। और डिजोल्व ऑक्सीजन है, इनके सोर्स कहाँ कहाँ से ये शामिल होती है? जो पहले नंबर पे है, जो जलीय जीव है, जलीय जीव, जलीय जीव जो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जलीय जीवों द्वारा होने वाला प्रकाश संश्लेषण, होने वाला प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से भी पानी के अंदर ऑक्सीजन आती है। और दूसरा है वातावरण से विसरण, वातावरण से जो विसरण। एक तो होता है केमिस्ट्री में दो मेथड होते हैं, एक तो होता है विसरण, एक होता है परासरण। विसरण होता है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्वतः जो फ्लो होता है कोई गैस का या लिक्विड का, तो उसको तो विसरण बोलते हैं। और परासरण ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। और परासरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई झिल्ली, पारगम्य झिल्ली को पार करके जो लिक्विड या एयर फ्लो करे तो उसे परासरण बोलते हैं। तो विसरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उससे भी इसमें ऑक्सीजन जाती है पानी के अंदर, और जो वातावरण से विसरण होता है उसके द्वारा भी ऑक्सीजन पानी के अंदर जाती है। अब जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल बोलते किसको हैं? जिसमें सारे जीव जंतु सरवाइव कर सकते हैं। शुद्ध जल जिसमें 9.2 मिलीग्राम पर लीटर अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा 9.2 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसे शुद्ध जल बोलेंगे। अगर दूषित जल किसको बोलेंगे? दूषित। अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन है पानी के अंदर, तो उसे बोलेंगे दूषित जल। अगर इसकी मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर रह जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा पर लीटर में 4 मिलीग्राम रह जाती है, तो इसे बोलेंगे, मतलब इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसे बहुत ख़राब स्थिति बोलेंगे। और ख़राब स्थिति में होता क्या है, इसमें मछलियाँ और जो जलीय जीव हैं, मछलियाँ और जलीय जीव हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।